हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस जिसमें जो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट है उनकी फेज अलग अलग थी, तो उसकी एड्जॉर्प्शन थ्योरी हम पढ़ेंगे। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। इस थ्योरी से हमें हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस के मैकेनिज्म यानी उसके प्रोसेस के बारे में पता चलता है कि वो किस तरीके से होता है। The old theory, known as adsorption theory of catalysis, was that the reactant in gaseous state or in solution are adsorbed on the surface of solid catalyst. जो पुरानी थ्योरी थी जिसको हम एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस के नाम से जानते हैं, वो यह थी कि जो रिएक्टेंट गैसेस स्टेट में या फिर सॉल्यूशन में होते हैं वो सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ओल्ड थ्योरी से हमें क्या पता चला, रिएक्टेंट गैसेस स्टेट या फिर सॉल्यूशन में सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पर एड्जॉर्ब्ड होते हैं। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द सरफेस इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन। और कैटलिस्ट के सरफेस पर जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाती है तो उससे रिएक्शन का जो रेट है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। एड्जॉर्प्शन बीइंग एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, द हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज यूटिलाइज्ड इन एनहेंसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। और हमें पता है एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी जब एड्जॉर्प्शन होता है तो हीट रिलीज होती है। तो जो ये हीट रिलीज होगी यह कहलाती है हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, और इसी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन का इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के लिए। तो जैसे जैसे कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन जो है एड्जॉर्ब होता चला जाएगा सॉलिड के सरफेस, कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट एड्जॉर्ब होता चला जाएगा, वैसे वैसे हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी निकलेगी, और इसी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन का इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के लिए। द कैटालाइटिक एक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन, द थ्योरी ऑफ विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन सेक्शन 4.5.1। तो कैटालाइटिक के एक्शन को हम कैटलिस्ट के एक्शन को इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो क्या होता है, कैटलिस्ट से रिएक्टेंट जुड़ता है, वो उसके साथ टेम्परेरी बॉन्ड बना लेता है जिससे एक कंपाउंड बनता है इंटरमीडिएट कंपाउंड। उसके बाद इंटरमीडिएट कंपाउंड के जो बॉन्ड है वो टूट जाते हैं और प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है और कैटलिस्ट उससे अलग हो जाता है। The modern adsorption theory is the combination of intermediate compound formation theory and the old adsorption theory. तो जो मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी आई, नई एड्जॉर्प्शन थ्योरी आई, वो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी और ओल्ड एड्जॉर्प्शन थ्योरी यानी इस वाली थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, एड्जॉर्प्शन थ्योरी, ओल्ड एड्जॉर्प्शन थ्योरी को जब जोड़ दिया गया तो उससे मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी बनी। द कैटालाइटिक एक्टिविटी इज लोकलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है वो कैटलिस्ट के सरफेस पर होती है। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 5 स्टेप। इसके मैकेनिज्म में 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। सबसे पहले क्या होगा, जो रिएक्टेंट है वो कैटलिस्ट के सरफेस पर डिफ्यूज हो जाएगा, कैटलिस्ट के सरफेस पर आ जाएगा। सेकेंड, एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। दूसरा कैटालाइटिक मैकेनिज्म में क्या होता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज होकर कैटलिस्ट के सरफेस पर आ गए तो कैटलिस्ट का सरफेस उनको उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एड्जॉर्ब कर लेगा। थर्ड है अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। उसके बाद कैटलिस्ट के सरफेस पर केमिकल रिएक्शन होती है और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। फोर्थ है डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड देयरबाय मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मोर रिएक्शन टू अकर। उसके बाद जो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट बन जाते हैं, वो कैटलिस्ट के सरफेस से डिसॉर्ब हो जाते हैं, कहने का मतलब है उससे अलग हो जाते हैं। उसके बाद जब कैटलिस्ट के सरफेस पर से प्रोडक्ट अलग हो गए तो कैटलिस्ट का सरफेस और रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल हो जाता है। अब इसका लास्ट स्टेप है 5th स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। उसके बाद जो रिएक्शन प्रोडक्ट है वो डिसॉर्ब हो गए, कैटलिस्ट के सरफेस से अलग हो गए, तो जो रिएक्शन प्रोडक्ट हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस से डिफ्यूज होकर दूर चले जाते हैं। द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट अनलाइक द इनर पार्ट ऑफ द बल्ब हैज़ फ्री वैलेंसीज विच प्रोवाइड द सीट फॉर केमिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो जो कैटलिस्ट का जो सरफेस होता है उसमें कुछ फ्री वैलेंसीज पाई जाती हैं, और जो ये फ्री वैलेंसीज होती हैं ये कैटलिस्ट के बल्क में नहीं पाई जाती, अंदर नहीं पाई जाती। तो कैटलिस्ट के सरफेस पर कुछ फ्री वैलेंसीज होंगी जो अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड करती हैं।
यानी जो ये फ्री वैलेंसीज होगी इनमें रिएक्टेंट को मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की फोर्स होगी, केमिकल फोर्स। व्हेन अ गैस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सच अ फोर्स इट्स मॉलिक्यूल आर हेल्ड अप देयर ड्यू टू लूज केमिकल कॉम्बिनेशन। और जब भी कोई गैस किसी कैटलिस्ट के सरफेस के पास आती है, जब भी कोई गैस का मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो गैस के मॉलिक्यूल उस कांटेक्ट से मतलब कैटलिस्ट के सरफेस से जुड़ जाते हैं और लूज केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक कैटलिस्ट है और ये इसकी फ्री वैलेंसीज हैं, यहाँ पर ये गैस का मॉलिक्यूल है। तो जो कैटलिस्ट की फ्री वैलेंसीज होती हैं इनमें अट्रैक्शन फोर्स होती हैं। जब भी गैस का मॉलिक्यूल इन वैलेंसीज के पास आएगा यानी कैटलिस्ट के पास आएगा तो क्या करेगा, जो ये अट्रैक्शन फोर्स है कैटलिस्ट के सरफेस के पास वो उन गैस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये गैस का मॉलिक्यूल उनसे जाकर जुड़ जाएगा और लूज केमिकल बॉन्ड बना लेगा। If different molecules are adsorbed side by side, they may react with each other resulting in the formation of new molecule. अगर अलग अलग मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के साइड बाय साइड एडजॉर्ब हो जाते हैं तो वो आपस में रिएक्ट कर लेते हैं जिससे एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है। ये कैसे बनता है ये आगे डायग्राम है उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा। Thus formed molecule may evaporate leaving the surface for the fresh reactant molecule. इसके बाद जो नया मॉलिक्यूल बना वो evaporate हो जाता है यानी सरफेस से अलग हो जाता है जिससे जो सरफेस है वो नए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल हो जाता है। This theory explains why the catalyst remain unchanged in mass and chemical composition at the end of the reaction. तो इस थ्योरी से हमें ये भी पता लगता है कि रिएक्शन के बाद जो कैटलिस्ट होते हैं वो मास में और केमिकल कंपोजिशन में क्यों अनचेंज रहते हैं। क्यों कैटलिस्ट के मास में कोई चेंज नहीं आता रिएक्शन के बाद और ना ही कैटलिस्ट के केमिकल कंपोजिशन में रिएक्शन के बाद कोई चेंज नहीं आता, ये इस थ्योरी से हमें पता लगता है। एंड इज इफेक्टिव इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज़। और जो कैटलिस्ट हैं अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में है तब भी वो इफेक्टिव होते हैं। इट हाउएवर डज नॉट एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कैटालाइटिक प्रमोटर एंड कैटालाइटिक पोजीशन। लेकिन इस थ्योरी से मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी से ना तो हमें कैटालाइटिक प्रमोटर के एक्शन के बारे में पता चलता है कुछ, ना ही कैटालाइटिक पोजीशंस के बारे में पता लगता है। अब आप यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कैटलिस्ट है ए प्लस बी, ए और बी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं यानी रिएक्टेंट्स हैं। तो कैटलिस्ट प्लस ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्लस बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कैटलिस्ट के सरफेस है इन पर ये फ्री वैलेंसीज मौजूद हैं। फ्री वैलेंसीज मौजूद हैं इसका मतलब क्या है, कैटलिस्ट के सरफेस पर जो ये फ्री वैलेंसीज हैं ये इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। तो जो ये फ्री वैलेंसीज हैं ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए और बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो क्या होता है, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन पर जाकर एडजॉर्ब हो जाते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ा था रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का इनके कैटलिस्ट की तरफ डिफ्यूज़न होता है और उसके बाद ये इससे एडजॉर्ब हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इस वैलेंसीज पर ए मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो गया, इस पर बी एडजॉर्ब हो गया। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के सरफेस पर फ्री वैलेंसीज पर एडजॉर्ब हो गए और इनके बीच में जो बॉन्ड है ये लूज केमिकल्स बॉन्ड है। अब आप देखेंगे ये जो ए और बी मॉलिक्यूल हैं ये भी अपने आप में ये बॉन्ड बनाने लगते हैं। आपने ऊपर पढ़ा था अगर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल साइड बाय साइड एडजॉर्ब हो जाएं यानी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की साइड में हो तो वो आपस में बॉन्ड बनाने लगते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ये ए मॉलिक्यूल है वो बी मॉलिक्यूल के साइड में है, ये दोनों साइड बाय साइड एडजॉर्ब हुए तो इनके बीच में बॉन्ड का बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो आपने देखा ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया, ये कहलाता है इंटरमीडिएट कंपाउंड। फिर क्या होता है, जो ये प्रोडक्ट बना ए और बी प्रोडक्ट बना ये क्या होता है, ये कैटलिस्ट के सरफेस से डिजोर्ब होने लगता है, यहाँ से अलग होने लगता है। फिर क्या होगा, डिजोर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, ए और बी प्रोडक्ट बन चुका है, अब ये कैटलिस्ट के सरफेस से अलग हो जाएगा, डिजोर्ब हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटलिस्ट अलग हो गया, ए और बी प्रोडक्ट हमारा अलग हो गया। उसके बाद डिजोर्प्शन के बाद ए बी प्रोडक्ट जो है वो डिफ्यूज़ होकर कैटलिस्ट से दूर चला जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं
हमारा इनिशियल में कैटलिस्ट ऐसा था शुरुआत में, बाद में कैटलिस्ट ऐसा है, बिल्कुल सेम टू सेम है। कैटलिस्ट ने क्या किया, सिर्फ कैटलिस्ट ने रिएक्शन के लिए अपना सरफेस प्रोवाइड कराया, जिससे ए और बी के बीच में रिएक्शन हुई और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रोसेस में ना तो कैटलिस्ट के मास में कोई चेंज आया, ना कैटलिस्ट की केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आया। सिर्फ कैटलिस्ट ने एडजॉर्प्शन के लिए अपना सरफेस प्रोवाइड कराया, जिससे हीट रिलीज होती है, एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन रिलीज होगी, और जो ये हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होगी ये केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज कर देती है। कैटलिस्ट में कोई भी बदलाव नहीं होता। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। सॉलिड कैटलिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर। पहला, एक्टिविटी। जो कैटलिस्ट होता है उसमें एबिलिटी होती है कि वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। द एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन टू ए लार्ज एक्सटेंट। जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है केमिजॉर्प्शन की स्ट्रेंथ पर। केमिजॉर्प्शन कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस पर डिपेंड करेगी। द रिएक्टेंट मस्ट गेट एड्जॉर्ब्ड रीजनेबली स्ट्रांगली ऑन टू द कैटलिस्ट टू बिकम एक्टिव। और जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस पर स्ट्रांगली एड्जॉर्ब होने चाहिए, जिससे कि कैटलिस्ट एक्टिव हो जाए। हाउएवर दे मस्ट नॉट गेट एड्जॉर्ब्ड सो स्ट्रांगली दैट दे आर इमोबिलाइज्ड एंड अदर रिएक्टेंट आर लेफ्ट विद नो स्पेस ऑन द कैटलिस्ट सरफेस फॉर एड्जॉर्प्शन। लेकिन जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस पर इतने स्ट्रांगली एड्जॉर्ब नहीं होने चाहिए कि वो इमोबिलाइज्ड ही हो जाएं, मूवमेंट ना कर पाएं, जिससे कि जो दूसरे रिएक्टेंट हैं उनको कैटलिस्ट के सरफेस पर कोई भी स्पेस ना मिले। तो कहने का मतलब है रिएक्टेंट स्ट्रांगली एड्जॉर्ब होने चाहिए, लेकिन इतने स्ट्रांगली एड्जॉर्ब नहीं होने चाहिए कि वो इमोबिलाइज्ड ही हो जाएं, और जो दूसरे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं उन्हें कैटलिस्ट के सरफेस पर कोई भी स्पेस ना मिले एड्जॉर्प्शन के लिए। It has been found that for hydrogenation reaction, the catalytic activity increases from group 5 to group 11 metal, with maximum activity being shown by groups 7 to 9 element of the periodic table. तो ये पाया गया है कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है वो ग्रुप 5 से ग्रुप 11 तक बढ़ती है। यानी ग्रुप 5 से जैसे ग्रुप 11 के तरफ हम जाएंगे तो कैटालाइटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी, और जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है वो ग्रुप 7 to 9 के एलिमेंट शो करते हैं। तो 2H2 + O2 2H2O बनता है। तो इस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है वो प्लेटिनम का यूज़ किया जाता है। प्लेटिनम ग्रुप 10 का एलिमेंट है। दूसरा है सिलेक्टिविटी। द सिलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो कैटलिस्ट की जो सिलेक्टिविटी होती है, कैटलिस्ट की वह एबिलिटी जिससे वो रिएक्शन को डायरेक्ट करे, जिससे वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाए। तो सिलेक्टिविटी क्या है? कैटलिस्ट की एबिलिटी है जिससे वो रिएक्शन को ऐसी तरफ ले जाती है, ऐसे डायरेक्ट करती है जिससे वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाए, दूसरा कोई प्रोडक्ट ना बना सके। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्टार्टिंग विद H2 एंड CO, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से शुरू करते हैं, एंड यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट, और इनमें अलग अलग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड 3H2, इसमें निकल कैटलिस्ट यूज़ किया गया तो मीथेन बना और वाटर बना। अगर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यूज़ किया लेकिन इस बार कैटलिस्ट कॉपर या जिंक ऑक्साइड यूज़ कर लिया Cr2O3 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला? CH3OH, मिथेनॉल मिला। तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कॉपर हमने यूज़ किया सिंपल, तो क्या बना? HCHO, मिथेनॉल हमें प्राप्त हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों में रिएक्टेंट सेम हैं, प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं। तो ये किसकी वजह से बन रहे हैं? ये कैटलिस्ट की वजह से बन रहे हैं। यहाँ पर अगर हमने निकल कैटलिस्ट यूज़ किया तो प्रोडक्ट यही बनेंगे, दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर हमने कॉपर यूज़ किया तो प्रोडक्ट यही बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन सकता। हमने ये वाला कैटलिस्ट यूज़ किया तो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ यही बनेगा। यानी क्या है? ये कैटलिस्ट की एबिलिटी है जिससे वो सिलेक्टेड प्रोडक्ट बनाती है। यानी ये कैटलिस्ट की एबिलिटी है कि वो रिएक्शन को ऐसी तरफ ले जाती है जिससे यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट बने और कोई प्रोडक्ट ना बने। Thus it can be inferred that the action of a catalyst is highly selective in nature। तो इससे हमें पता लगता है कैटलिस्ट का जो एक्शन होता है वो नेचर में सिलेक्टिव होता है, यानी सिलेक्टेड प्रोडक्ट ही उससे बनते हैं।
That is, a given substance can act as a catalyst only in a particular reaction and not for all the reaction. कहने का मतलब है एक गिवन सब्सटेंस किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में कैटलिस्ट के रूप में एक्ट करता है, सभी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट के रूप में एक्ट नहीं करेगा। जैसे इनसे हमें HCHO बनाना है, मिथेनॉल बनाना है, तो इसके लिए हम सिर्फ कॉपर का इस्तेमाल करेंगे, किसी दूसरे सब्सटेंस को हम इसमें कैटलिस्ट के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, तभी ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर कोई और हमने सब्सटेंस यूज़ कर लिया तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। इट मीन्स दैट अ सब्सटेंस विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन वन रिएक्शन मे फेल टू कैटलाइज अनदर रिएक्शन। इसका मतलब है कि कोई सब्सटेंस अगर वो एक रिएक्शन में कैटलिस्ट के रूप में एक्ट कर रहा है तो वो दूसरी रिएक्शन को कैटलाइज करने में फेल हो जाएगा। अगला है शेप सेलेक्टिव कैटलाइसिस बाय जियोलाइट्स। The catalytic reaction that depend upon the pore structure of the catalyst and the size of the reactant and product molecule is called shape selective catalysis। तो वह कैटालाइटिक रिएक्शन जो कैटलिस्ट की पोर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, साथ ही साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का साइज कितना है उन पर भी डिपेंड करती है, वो कहलाती है शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस। तो शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस वह कैटालाइटिक रिएक्शन है, एक तो वो कैटलिस्ट के पोर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगी, दूसरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के साइज पर डिपेंड करेगी। जियोलाइट आर गुड शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जो जियोलाइट्स हैं वो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट हैं क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब की तरह है। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसकी तरह उनकी स्ट्रक्चर होती है। दे आर माइक्रोस्पोरस aluminosilicate with three-dimensional network of silicate in which some silicon atom are replaced by aluminium atom giving aluminium oxygen silicon framework। जो जियोलाइट्स होते हैं वो एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं जिसमें सिलिकेट 3D अरेंजमेंट में होता है, और इसमें क्या होता है, जियोलाइट में कुछ सिलिकॉन के जो एटम्स होते हैं उनको एल्यूमिनियम एटम रिप्लेस कर देते हैं, जिससे हमें इस प्रकार का फ्रेमवर्क मिलता है। The reactions taking place in zeolite depend upon the size and shape of the reactant and product molecule as well as upon the pores and cavities of the zeolite। तो जो रिएक्शन जियोलाइट में होती है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के साइज पर डिपेंड करती है, साथ ही साथ जो जियोलाइट में कैविटीज़ और पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उन पर भी वो डिपेंड करती है। दे आर फाउंड इन नेचर एज वेल एज सिंथेसाइज्ड फॉर कैटालाइटिक सेलेक्टिविटी। जो जियोलाइट है वो नेचर में पाए जाते हैं और इनको सिंथेसाइज भी किया जाता है कैटालाइटिक सेलेक्टिविटी के लिए। अब देखिए जियोलाइट का डायग्राम किस तरीके से होता है, वो मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। जियोलाइट में क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, यहाँ इस तरीके से एल्यूमिनियम होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, इसके साथ एल्यूमिनियम। ये जो एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल हैं ये सिलिकॉन को रिप्लेस करके आते हैं। फिर इससे मान लीजिए ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पर सिलिकॉन जुड़ा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है, इस तरीके से। फिर इस ऑक्सीजन से सिलिकॉन जुड़ा है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, और उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिलिकॉन जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ इससे मान लीजिए सिलिकॉन जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन है यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से वो जो लाइट होते हैं उनका हनीकॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर होता है, यानी सेम स्ट्रक्चर ऊपर भी इस तरीके से रिपीट होगी, नीचे भी इस तरीके से रिपीट होगी, तो इनका एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और जो ये आप ये अंदर ये देख रहे होंगे ये होता है इनका पोर्स, ये सब इनके पोर्स कहलाते हैं। तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इन पोर्स में फिट हो जाएंगे, जियोलाइट क्या करेगा, उनको कैटालाइज करेगा, उस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन पोर्स में फिट नहीं हो पाएंगे, जियोलाइट उस रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करेगा। इसलिए ही कहा गया है जियोलाइट क्या है, सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। या ये एक तो ये जियोलाइट की पोर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, दूसरा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल हैं, उनकी साइज पर डिपेंड करता है। जो एक तो ये इनकी पोर्स स्ट्रक्चर होती है जियोलाइट, इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन पोर्स में फिट हो पाएंगे उन्हीं को ये कैटालाइज करेगा और किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कैटालाइज नहीं करेगा। यहाँ पर आप ये जियोलाइट का डायग्राम भी देख सकते हैं। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम इस तरीके से वो बॉन्डेड होते हैं और इनका एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इनके
पोर्स होते हैं। इस तरीके से आप ये डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। Zeolite are being very widely used as catalyst in petrochemical industries for cracking of hydrocarbon and isomerization। जो जियोलाइट्स हैं वो कैटलिस्ट के रूप में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ने के लिए और उनके आइसोमेराइजेशन के लिए। आइसोमेराइजेशन में किसी भी केमिकल कंपाउंड की आइसोमेरिक फॉर्म बनाई जाती है, यानी उसका जो फॉर्मूला होता है केमिकल फार्मूला वो तो सेम रहता है, उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। तो ये हाइड्रोकार्बन्स के क्रैकिंग में यूज़ किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन अलग किया जाता है। एन इम्पोर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट यूज्ड इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज ZSM-5। एक इम्पोर्टेंट जियोलाइट जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है वो है ZSM-5। ये आपको नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इट कन्वर्ट एल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन, पेट्रोल बाय डिहाइड्रेटिंग दैम टू गिव ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ZSM-5 क्या करता है, एल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन, पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर देता है, उससे पानी निकाल देता है, जिससे हमें हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर मिलता है।